आज हम आप लोग को डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाला जो डीएनए रेप्लिकेशन का वीडियो था उसमें डीएनए रेप्लिकेशन के टाइप और कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, उनका क्या फंक्शन उस पर बताए थे। आज कैसे रेप्लिकेशन हो रहा हो, क्या मैकेनिज्म है, उस पर बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, उसमें रेप्लिकेशन शब्द जो है वो बना है किससे? रिप्लिका से। रिप्लिकेशन किससे बना है? शब्द रिप्लिका से। और रिप्लिका मतलब होता है कॉपी। रिप्लिका मतलब क्या होगा? कॉपी। मतलब क्या हुआ कि डीएनए रिप्लिकेशन मतलब क्या हुआ? डीएनए की कॉपी। डीएनए की कॉपी का बनना ही क्या कहलाएगा? डीएनए रिप्लिकेशन। या डीएनए रिप्लिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, देखते हैं। ये डीएनए है, एक स्ट्रैंड है इसकी 5 to 3 एंड और दूसरी क्या है? 3 to 5 एंड। और इससे दो स्ट्रैंड बनना है। एक स्ट्रैंड ये बन गया और दूसरा स्ट्रैंड ये बन गया। या इसको देख लेते हैं। दो स्ट्रैंड बन गए। तो एक डीएनए से दो डीएनए बन रहा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है ना, एक डीएनए से दो डीएनए बनना ही क्या कहलाएगा? डीएनए रिप्लिकेशन। या एक डीएनए से दो डॉटर डीएनए का बनना, एक डीएनए से दो डॉटर बनना वो क्या कहलाएगा? डीएनए रिप्लिकेशन। अगला पॉइंट इस पे देखते हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप होता है। ठीक है, क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव टाइप? इसके पहले वाली वीडियो में कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव तीनों टाइप बताए हैं। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं यहां भी सेमी कंजर्वेटिव क्या हुआ। सेमी कंजर्वेटिव मतलब ये हुआ कि एक डीएनए से दो डीएनए जो बन रहे हैं, उन डीएनए में एक डीएनए जो होगा, एक डीएनए का स्ट्रैंड जो होगा पैरेंटल टाइप होगा और दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो न्यू टाइप होगा। यहां भी देखिए ये स्ट्रैंड पैरेंटल टाइप है और ये स्ट्रैंड क्या है? न्यू टाइप है। तो सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है? हाफ पार्ट, प्रत्येक डीएनए में हाफ पार्ट पैरेंटल डीएनए होगा और हाफ पार्ट न्यू टाइप होगा। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव वह प्रोसेस है जिसमें प्रत्येक डीएनए में एक पैरेंटल डीएनए होगा, एक न्यू टाइप होगा। दूसरा चीज देखते हैं इसमें, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है सेमी डिसकंटिन्यूअस टाइप। ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है? सेमी डिसकंटिन्यूअस टाइप। अब बात आती है सेमी डिसकंटिन्यूअस टाइप क्या है। ठीक है, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या? जब डीएनए की सिंथेसिस क्या हो? लगातार हो तो उसे क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या कहेंगे? जब डीएनए की सिंथेसिस छोटे छोटे पैचेज में हो या ब्रेक ब्रेक करके हो तो उसे क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ क्या है? सेमी डिसकंटिन्यूअस। यहाँ हम आगे भी आप लोग को बताएंगे कि जब डीएनए की सिंथेसिस होती है तो एक स्ट्रैंड जो है उसकी सिंथेसिस कंटिन्यूअस होगी और दूसरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस छोटे छोटे टुकड़े में होगी। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रकार के रेप्लिकेशन को क्या कहा जाता है? सेमी डिसकंटिन्यूअस टाइप। ठीक है, क्या कहा जाएगा? सेमी डिसकंटिन्यूअस टाइप। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो 5 to 3 डायरेक्शन होता है। क्या होता है? 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इधर देखिए, एक स्ट्रैंड 5 एंड है, दूसरे स्ट्रैंड जो एक स्ट्रैंड जो है उसका 5 एंड है, इधर 3 एंड, इधर 3 एंड हुआ, इधर क्या हुआ? 5 एंड। तो इधर देखिए डीएनए की सिंथेसिस क्या हो रही? 5 to 3 डायरेक्शन। ये 5 to 3 डायरेक्शन है और ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है इसका 5 एंड हुआ, ये 3 एंड हुआ। ठीक है, तो डीएनए की सिंथेसिस क्या हो रही है?
5 to 3 डायरेक्शन हो रही कि नहीं हो रही? ये स्ट्रैंड 5 to 3 है तो इस डीएनए सेंसेस क्या हो रही? 5 to 3 डायरेक्शन। ऐसे ही ये अगर 5 है तो ये वाला 3 एंड होगा, इसके पीछे 5 एंड, ये 3 एंड, इसके पीछे 5 एंड। तो यहां भी क्या हो रहा? 5 to 3 डायरेक्शन। ठीक है, तो डीएनए की सेंसेस क्या हो रही? 5 to 3 डायरेक्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। एक इसमें और जानने बढ़िया पॉइंट है डीएनए रिप्लिकेशन में कि डीएनए रिप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। सॉरी, कैसा प्रोसेस है? बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। बाई डायरेक्शनल मतलब क्या हुआ? बाई मतलब दो, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में सिंथेसिस होती है डीएनए स्ट्रैंड की। डीएनए एप्लीकेशन में क्या होगा? दो डायरेक्शन में सिंथेसिस होगी। देखिए, एक स्ट्रैंड 5 to 3 है तो इधर सिंथेसिस इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, और दूसरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस इस डायरेक्शन में हो रही है। तो दोनों, एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस इधर है, एक अपोजिट है। ठीक है, तो इस तरह के सिंथेसिस को क्या कहेंगे? बाई डायरेक्शनल टाइप। ठीक है ना, तो ये सिंथेसिस क्या हो गई? बाई डायरेक्शनल टाइप। दूसरा चीज देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट है जिसको अगर हम समझ लेंगे तो डीएनए रिप्लिकेशन में दिक्कत नहीं होगी। अगला चीज देखिए, इसमें जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है वो टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? टेम्पलेट डिपेंडेंट। क्या होता है टेम्पलेट डिपेंडेंट? जरा इसको देखते हैं, एक सेकंड। टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस को हम देखते हैं, क्या होता है टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस। ये डीएनए का स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड हो गया 5 डायरेक्शन, दूसरा 3। ठीक है, ये 3 हो गया तो ये क्या हो गया? 5। अब इन्हीं दो डीएनए से आगे चलकर नए डीएनए का निर्माण होना है। ये 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन और ये हो गया 3 to 5 डायरेक्शन। इन्हीं दो डीएनए से निर्माण होना है। ठीक है, तो डीएनए के प्रत्येक स्ट्रैंड किस रूप में व्यवहार करते हैं? टेम्पलेट के रूप में। इनको हम क्या कह सकते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये भी क्या कहलाएगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इन्हीं टेम्पलेट स्ट्रैंड से नए डीएनए की सिंथेसिस होगी। 5 to 3 डायरेक्शन, 5 to 3 डायरेक्शन। ठीक है, इधर देखिए, छोटे छोटे फ्रेगमेंट पे हो जाएगा 5 to 3 डायरेक्शन। ठीक है, तो डीएनए रिप्लिकेशन में डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं, किसी भी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं? टेम्पलेट के रूप में व्यवहार करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसी को क्या कहेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, क्या कहेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या कहा जाता है? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। और जो इस स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहा है, इसी को हम कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। क्या कहेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है ना, या इसी को हम कह सकते हैं सेंस स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। और जो नया सिंथेसिस हो रहा नया स्ट्रैंड बन रहा हो, क्या कहलाएगा? कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि डीएनए रिप्लिकेशन क्या है? टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस है। टेम्पलेट डिपेंडेंट मतलब क्या हुआ? किसी भी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में काम करते हैं, प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं, और नए डीएनए का निर्माण वहां होता है। अब आगे प्रोसेस देखिए। डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है वो एक स्पेसिफिक साइट से होता है। ठीक है, कहां से होता है? एक स्पेसिफिक साइट से होता है। उस साइट को हम कहते हैं ओरी साइट।
उस साइड को क्या कहते हैं? ओरी साइड। देखिए ओरी साइड क्या होता है? एक स्ट्रैंड हो गया 5 to 3 डायरेक्शन और दूसरा 3 to 5 डायरेक्शन। ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। और ये जो स्ट्रक्चर बना यही क्या कहलाएगा? ओरी साइट। ओरी साइट वह साइट होता है जिसको हम ओरिजिन साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन साइट। ओरिजिन साइट मतलब क्या हुआ? जहां से रिप्लिकेशन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो डीएनए की रिप्लिकेशन कहां शुरू होता है? ओरी साइट। ओरी साइट की कुछ विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? ओरी साइट जो होता है वो 80 बेस पेयर रिच होता है। ओरी साइट में हमेशा क्या पाए जाते हैं? 80 बेस पेयर। ए टी ए टी। अगर यहां ए है तो सामने टी हो जाएगा, यहां टी है तो सामने इसके क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहां ए है तो टी है तो यहां ए। ठीक है, तो ओरी साइट जो होता है, ओरिजिन साइट कहते हैं, वो 80 बेस पेयर रिच होता है। देखिए इधर भी टी ए है, उधर ए टी है। ठीक है, क्यों 80 बेस पेयर रिच होता है? जीसी बेस पेयर क्यों नहीं रिच है? क्योंकि रिप्लिकेशन अगर 80 साइट है तो वहां 2 बॉन्ड होता है। 80 साइट में क्या होता है? 2 बॉन्ड होता है। एडेनिन थाइमिन के लिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जबकि अगर गुआनिन साइटोसिन होता तो वहां क्या होता? 3 बॉन्ड होता। 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी और 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी। इसलिए वो डीएनए रिप्लिकेशन क्या करता है? वो एंजाइम वैसे ही स्थान को खोजता है या उस स्थान पे कट करता है जहां क्या है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जहां एनर्जी कम लगे। इसलिए हमेशा ओरिजिन साइट जो होती है वो क्या होती है? 80 साइट। अब इसमें देखिए ओरी साइट जो होता है, ओरी साइट जो ये प्रोकैरियोट में होगा वो सिंगल होता है। अगर प्रोकैरियोट्स में देखें तो एक सिंगल ओरी साइट पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो वहां क्या होता है? मल्टीपल ओरी साइट पाए जाते हैं। अगर यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यहां क्या है? कई ओरी साइट्स पाए जा रहे हैं, मल्टीपल। क्वेश्चन आता है, पूछता है इसमें कि मल्टीपल ओरी साइट किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट में क्या होता है? सिंगल ओरी साइट पाए जाते हैं। फिर अगला देखते हैं। एक पॉइंट रिप्लिकेशन में आता है, रिप्लिकेशन बबल। एक शब्द और आता है रिप्लिकेशन फॉर्क। क्या होता है रिप्लिकेशन बबल या रिप्लिकेशन फॉर्क? ठीक है, रिप्लिकेशन बबल देखते हैं। जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो वहां एक क्या होगा? एक उभार बन जाता है। ठीक है, ये उभार जो है, राउंडेड स्ट्रक्चर जो बन रहा है वही क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन बबल। और रिप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है? जब डीएनए स्ट्रैंड क्या होगा? टूटेगा। डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्ट्रैंड नहीं, जो डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटेगा तो एक वाई शेप रचना बनेगी। ठीक है, ये वाई शेप जो रचना बन रही है या जिप शेप, चेन की शेप जैसी रचना जो बन रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहेंगे रिप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना? 2 स्ट्रैंड है, जब खुलेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो खुलेंगे, तो ये जो रचना वाई शेप बन रही है इसी को कहेंगे रिप्लिकेशन फॉर्क या जिप शेप रचना। ठीक है, जैसा कि पहले बता चुके हैं कि रिप्लिकेशन के लिए जो पहला एंजाइम है वो कौन सा है? हेलिकेज एंजाइम।
हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम जो होता है, H से हेलिकेज, H से हेक्सामेरिक होता है। ध्यान रखिएगा, क्या ऐसा होता है? हेक्सामेरिक। हेक्सामेरिक मतलब क्या हुआ कि ये 6 यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। कितने यूनिट से मिलकर बना है? 6 यूनिट से, इसलिए क्या कहते हैं? हेक्सामेरिक। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि हेलिकेज एंजाइम एटीपी डिपेंडेंट होता है। एटीपी डिपेंडेंट होता है, इसको एटीपी चाहिए अपने फंक्शन करने के लिए। और हेलिकेज एंजाइम फर्स्ट एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में पहला एंजाइम कौन सा भाग लेता है, तो कौन सा हो गया? हेलिकेज। हेलिकेज करता क्या है? ये डीएनए स्ट्रैंड हो गया, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, एक स्ट्रैंड 5 to 3 एंड और दूसरी 3 to 5 एंड। ठीक है, यहां जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको तोड़ने का काम कौन करता है? हेलिकेज। ठीक, तो हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा और 2 स्ट्रैंड आपस में क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी, अनकॉइल हो जाएंगी। जो कॉइल थी आपस में एक दूसरे से, क्या हो जाएंगे? अनकॉइल हो जाएंगे। देखिए खुल गई। ठीक है, तो हेलिकेज का काम क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना और दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना। दूसरा चीज देखिए, जब दोनों स्ट्रैंड खुल गए, ठीक है, किसी भी रस्सी को लीजिए और आप इस तरह खोलिए, तो कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि अगर छोड़ दिया रस्सी को तो दोनों स्ट्रैंड, फिर दोनों जो रस्सी का सिरा आपस में फिर से लपेट उठता है। तो ऐसे ही अगर हेलिकेज एंजाइम को हम हटाते हैं तो ये दोनों सिरा फिर से आपस में बाइंड कर जाएंगे। तो इसको बाइंड से रोकने के लिए एक प्रोटीन और यहां लग जाती है। ठीक है, प्रत्येक स्ट्रैंड पे। उस प्रोटीन को कहते हैं एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, एसएसबी प्रोटीन क्या कहेंगे? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन जो होती है प्रत्येक स्ट्रैंड पे बाइंड कर जाएगी और ये क्या करती है? दोनों स्ट्रैंड को आपस में जुड़ने से रोकती है, कॉइलिंग से रोकती है। तो क्वेश्चन पूछा आता है कि दोनों स्ट्रैंड को कॉइलिंग से या डीएनए स्ट्रैंड को अनरैपिंग से, ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड को रैपिंग से कौन प्रोटीन रोकती है? तो कौन सी प्रोटीन हो गई? एसएसबी प्रोटीन। ठीक, अगर डीएनए स्ट्रैंड खुल रहा है या रस्सी को आप खोलते हैं तो आगे चलकर देखते हैं वहां गांठ बन जाती है। ठीक है, जो गांठ बनती है उसी को टेंशन या क्या कह सकते हैं? सुपर कॉइलिंग। ठीक है, वहां क्या होगा? टेंशन क्रिएट होगा, सुपर कॉइलिंग क्रिएट होगी। तो टेंशन को कट किया जाता है। कट करने के लिए यहां आगे की तरफ जब ये खुलेंगे, दोनों स्ट्रैंड खोलेंगे तो यहाँ पे गांठ पड़ने लगेगी, उसी को टेंशन कहेंगे। ठीक है, उस टेंशन को रिमूव किया जाएगा एक और एंजाइम के द्वारा। उस एंजाइम को क्या कहेंगे? हेलिकेज एंजाइम। यहां पे कौन सा एंजाइम? वहां सॉरी, हेलिकेज नहीं, इसको क्या कहेंगे? टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। फिर देख लीजिए, दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो जब खुलेंगे तो यहां कॉइलिंग होगी, कॉइलिंग बढ़ेगी। कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए वहां एक एंजाइम और आके बाइंड करेगा। उस एंजाइम को क्या कहेंगे? टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। ठीक है, उस कॉइलिंग को वो रिमूव करेगा। ठीक है, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम ये प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और यूकैरियोट में। यूकैरियोट में टोपोआइसोमेरेज कहलाता है और प्रोकैरियोट में इसी को हम कहते हैं डीएनए गायरेज। ठीक है, प्रोकैरियोट में क्या कहलाएगा? डीएनए गायरेज। कई बार पूछा जा चुका है कि डीएनए गायरेज एंजाइम किस में पाया जाएगा? प्रोकैरियोट या यूकैरियोट या दोनों में? तो किस में पाया जाएगा? प्रोकैरियोट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है डीएनए गायरेज का काम क्या हो गया कि टेंशन को रिमूव करना। कॉइलिंग जो हो गई है अत्यधिक ज्यादा, सुपर कॉइलिंग होने लगा है, उसको कट करना। ठीक है, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम जो यूकैरियोट में होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट और दूसरा होता है टोपोआइसोमेरेज सेकंड। ठीक है, 2 एंजाइम हो गए, टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट और टोपोआइसोमेरेज सेकंड। ठीक है, टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट जो होता है वो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा, डीएनए के एक स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा। जैसे ये डीएनए है,
तो डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है ना, इसको छोड़ दिया, इसको कर दिया, या इसको रहने दिया, ये कंप्लीट है, चाहे इस स्ट्रैंड को ब्रेक कर दिया, तो किसी एक स्ट्रैंड को ये ब्रेक करेगा, टोपोआइसोमरेज। लेकिन टोपोआइसोमरेज सेकंड जो होता है वो क्या करता है, वो दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक करता है, दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा। तो टोपोआइसोमरेज सिर्फ फर्स्ट से मतलब क्या हुआ, सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा। टोपोआइसोमरेज सेकंड क्या हो गया, दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। हेल्केज एंजाइम क्या करेगा, अनवाइंडिंग को करेगा। अनवाइंड होगा तो आपस में दोनों स्ट्रैंड फिर कॉयल ना हो, उसको चेक करने के लिए कौन सा प्रोटीन आएगा, एसएसबी प्रोटीन। फिर आगे टेंशन क्रिएट होगा, कॉइलिंग ज्यादा हो जाएगी, गांठें बढ़ेंगी, उसको रिमूव करने के लिए कौन सा एंजाइम होगा, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम को हम क्या कहते हैं, डीएनए गायरेज एंजाइम, जो प्रोकैरियोट में पाया जा रहा है। अब टोपोआइसोमेरेज एंजाइम दो प्रकार का हुआ, टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट, टोपोआइसोमेरेज सेकंड। टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट जो होगा एक बार एक स्ट्रैंड को कट करेगा, और टोपोआइसोमेरेज सेकंड दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए, ये दो स्टैंड हो गए, एक 5 to 3 एंड और दूसरा 3 to 5 एंड। तो डीएनए का जब रिप्लिकेशन होता है, डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है और डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, तो दो स्ट्रैंड बनते हैं, या सिंथेसिस जो डीएनए रिप्लिकेशन की होती है वो दो टाइप की होती है। उसमें एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड के रूप में व्यवहार करेगा, फाइव टू 3 डायरेक्शन वाला या स्ट्रैंड जो होता है, या एक स्ट्रैंड किस रूप में व्यवहार करेगा, लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो किस रूप में व्यवहार करता है, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन के समय जो डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हुए, उसमें एक स्ट्रैंड व्यवहार करेगा लीडिंग स्ट्रैंड के रूप में और दूसरा स्ट्रैंड व्यवहार करेगा लैगिंग स्ट्रैंड के रूप में। अब लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है उसकी सिंथेसिस कॉन्टिन्यूअस होती है, इसकी सिंथेसिस क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस क्या होगी, छोटे छोटे टुकड़े में होगी। लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कॉन्टिन्यूअस होगी और लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस डिसकॉन्टिन्यूअस होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस स्ट्रैंड की सिंथेसिस कॉन्टिन्यूअस होती है, किसकी डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, लीडिंग की कॉन्टिन्यूअस और लैगिंग की डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए। ठीक है, एक नया एंजाइम यहां काम करता है, उसे कहते हैं प्राइमेज एंजाइम। क्या कहते हैं, प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, प्राइमेज एंजाइम प्राइमर का निर्माण करेगा। प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, प्राइमर का निर्माण करेगा। ठीक है, प्राइमर जो होते हैं वो 6 से 8 बेस पेयर के होते हैं, 6 से 8 नाइट्रोजनस बेस पेयर के होते हैं। ठीक है, 6 से 8 नाइट्रोजनस बेस पेयर के होते हैं प्राइमर। प्राइमर जो हैं वो आरएनए भी हो सकते हैं और प्राइमर डीएनए भी हो सकते हैं। ठीक है ना, प्राइमर जो होंगे वो आरएनए भी हो सकते हैं और डीएनए भी हो सकते हैं। चूंकि यहाँ एक स्ट्रैंड है, दूसरे स्ट्रैंड का निर्माण करना है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आरएनए लगा देंगे। ठीक है, तो डीएनए रिप्लिकेशन में क्या लग रहा है, आरएनए। और अगर प्राइमर को हम देखें, ठीक है, एक स्ट्रैंड इसकी 5 एंड होगी, दूसरी स्ट्रैंड क्या होगी, 3 एंड होगी, और प्राइमर के 3 एंड पे हमेशा OH पाया जाएगा। प्राइमर के 3 एंड पे क्या होगा, OH पाया जाएगा। और जो ये 3 एंड है प्राइमर का, यहीं पे आके डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। ठीक है, 3 एंड से क्या बाइंड करेगा, डीएनए पॉलीमरेज, और आगे चेन की सिंथेसिस करेगा।
इस तरह स्ट्रैंड के आगे सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो 5 to 3 एंड के प्राइमर, ये प्राइमर है। प्राइमर के 3 एंड पे OH ग्रुप पाया जाता है। इसी OH ग्रुप की तरफ या 3 एंड पर आगे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और क्या करेगा, साइटोप्लाज्म से ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है, लाके फर्स्ट वहां साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोटाइड्स को लाएगा और यहाँ पे बाइंड्स, यहाँ पे जोड़ता जाएगा और नए स्ट्रैंड का निर्माण हो जाएगा। अभी कैसे हो रहा है स्ट्रैंड वो आगे चलकर बताएंगे। ठीक है, अगला चीज देखते हैं, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखते हैं, जो प्राइमर होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड पे सिर्फ एक प्राइमर लगता है। लीडिंग स्ट्रैंड पे कितने प्राइमर यूज होता है, एक प्राइमर। ये 3 एंड है तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमर का 5 एंड, और इसका क्या हो जाएगा 3 एंड। ठीक है, इसका 5 एंड है, इसका 3 एंड है, और इसको ऊपर लिख देते हैं। ये 5 एंड होगा तो ये क्या होगा 3 एंड होगा, और यहां पे क्या होगा OH ग्रुप। ठीक है ना, यहां पे क्या होगा OH ग्रुप। ये सिंगल प्राइमर आरएनए प्राइमर यहां के अटैच हुआ। अब डीएनए की सिंथेसिस होगी यहां पे, तो क्या होगा, यहां पे आएगा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज क्या बाइंड करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करेगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं और तीनों डीएनए में सिंथेसिस में भाग लेते हैं। एक होगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एक होगा डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, और एक होगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, 3 एंजाइम होंगे डीएनए पॉलीमरेज के प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, जो हमें पढ़ना है प्रोकैरियोट्स में कितने होंगे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट एंजाइम होगा उसका काम क्या है, गैप फिलिंग। जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है ब्रेक ब्रेक में, यहां गैप हो जा रहा है। ठीक है, या जो सिंथेसिस हो रही है यहां सिंथेसिस होगी प्राइमर के बीच, प्राइमर हटेगा फिर बेस पेयर और न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, तो जो गैप हो रहा है गैप फिलिंग का काम करेगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है ना, गैप फिलिंग का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और दूसरा इसका काम है, क्या करना है इसका, प्राइमर रिमूवल। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर कंपटीशन में कि प्राइमर को रिमूव करने वाला एंजाइम कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है फर्स्ट और थर्ड दोनों के सहयोग में काम करता है। और ये भी देखा जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब मिलके क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं। क्या होता है प्रूफ रीडिंग, अभी उसको हम बताएंगे। ठीक है ना, क्या होगा प्रूफ रीडिंग या प्राइमर कैसे रिमूव होगा उसको हम बताएंगे। ठीक है, तीसरा जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है ये मेन एंजाइम होता है। सबसे प्रमुख जो एंजाइम है वो क्या कहलाता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड या मेन एंजाइम। और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो एंजाइम होता है इसे एक साइंटिस्ट थे कॉर्नबर्ग, उन्होंने डिस्कवर किया, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि कॉर्नबर्ग एंजाइम कौन सा होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉर्नबर्ग एंजाइम। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं सिंथेसिस कैसे होती है। ये स्ट्रैंड है, यहाँ आके प्राइमर बाइंड कर गया। अब प्राइमर बाइंड किया तो आगे डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड पे ज्वाइन किया, और 3 एंड पे ज्वाइन करके ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को साइटोप्लाज्म से लाकर ऐड करेगा, और इस तरह 5 to 3 डायरेक्शन में कंटिन्यूअस चेन बन जाती है। ठीक है, तो लीडिंग स्ट्रैंड में जो चेन की सिंथेसिस होती है सिर्फ एक प्राइमर के द्वारा होती है, और कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है। लैगिंग स्ट्रैंड में देखिए कैसे सिंथेसिस होगी। लैगिंग स्ट्रैंड में यहां भी क्या होगा, एक प्राइमर जुड़ गया। ठीक है, ये इसका 3 एंड है, ये इसका 5 एंड है।
3 इंड है तो यहाँ पे OH होगा, और OH होगा तो यहाँ पे क्या बाइंड कर जाएगा, DNA पॉलीमरेज, यहां बाइंड कर जाएगा क्या, DNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और DNA पॉलीमरेज बाइंड किया तो न्यूक्लियोटाइड से क्या लाएगा, बेस लाएगा, और इस तरह 5 to 3 डायरेक्शन में ये इसका 3 इंड हो जाएगा। 5 to 3 डायरेक्शन में सिंथेसिस होगी, और इसकी सिंथेसिस छोटे छोटे टुकड़े में होती है, ठीक है। फिर एक प्राइमर इसके, ये पहला हो गया, दूसरा प्राइमर यहां आएगा, ये 5 इंड, ये 3 इंड, 3 इंड पे इस पे भी क्या होगा, OH ग्रुप होगा। OH ग्रुप जैसे ही मिलेगा तो यहाँ पे DNA पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाएगा, और DNA पॉलीमरेज बाइंड किया तो इसमें भी सिंथेसिस क्या होगी, न्यूक्लियोटाइड्स को लाएगा और यहाँ पे इकट्ठा करेगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं, इसकी सिंथेसिस फ्रेगमेंट में हो रही है और इसकी सिंथेसिस कंटिन्यूअस हो रही है। तो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस क्या होती है, एक से ज्यादा प्राइमर के द्वारा होती है, एक प्राइमर, दो प्राइमर, कई प्राइमर लगते हैं और छोटे छोटे टुकड़े में हो रही है। लेकिन लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। तो लैगिंग स्ट्रैंड में जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनना है, देखिए ये तो कंटिन्यूअस हो गया, और इस स्ट्रैंड में क्या हो रहा है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। किसमें, लैगिंग में। लैगिंग स्ट्रैंड में जो ये फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, इन्हीं फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं क्या, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इन्हें हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो पूछा आता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहां बनते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड, तो कहां बनना है, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होते हैं वो लगभग 1000 बेस पेयर के बने होते हैं। कितने बेस पेयर के बने होंगे, 1000 बेस पेयर के, ठीक है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में ये जो देख रहे हैं बीच में गैप है, इस गैप सीलिंग करने का काम, या गैप को जोड़ने का काम, या एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड को जोड़ने का काम, ठीक है, कौन करेगा, यहाँ पे एक एंजाइम भाग लेगा, उस एंजाइम को कहते हैं DNA लाइगेज। एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड में जोड़ने का काम कौन करेगा, DNA लाइगेज। DNA लाइगेज लाइगेशन का काम करता है। लाइगेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। इसीलिए DNA लाइगेज को कॉमनली हम मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर ग्लू एंजाइम कौन सा होता है, DNA लाइगेज। क्या करता है, दो स्ट्रैंड को आपस में जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। किसके द्वारा जोड़ेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। तो इस तरह हम देख रहे हैं लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो गई। अब लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो गई तो प्राइमर का रिमूवल होना है। अब कैसे प्राइमर का रिमूवल होना है, इसको देखते हैं। देखिए यही प्राइमर है, प्राइमर को रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे होगा, कोई एंजाइम यहां से कट करेगा, फिर यहां कट करेगा, फिर यहां कट करेगा, फिर यहां कट करेगा। इस तरह प्राइमर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो कट करना कहां शुरू किया, 5 इंड से 3 इंड की तरफ। मतलब एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी कहां शो कर रहा है, 5 इंड से 3 इंड। और चूंकि बाहर से कट करते हैं अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये एंजाइम कौन सा होगा, एक्सोन्यूक्लियस होगा। 5 to 3 इंड कट कर रहा है, दूसरा क्या है, एक जो बाहर की तरफ से कट रहा है। और न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस, वो क्या कहते हैं, DNA न्यूक्लिक एसिड को कट कर रहा है, ठीक है। तो ये एंजाइम कैसी एक्टिविटी शो कर रहा है, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा एंजाइम है जो प्राइमर को रिमूव कर रहा था, तो ये एंजाइम हो गया DNA पॉलीमरेज फर्स्ट। तो क्वेश्चन पूछा आता है DNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो प्राइमर को रिमूव करता है, उसकी एक्टिविटी कैसी होती है, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज देखते हैं, जब DNA की सिंथेसिस होती है, ठीक है, मान लीजिए ये स्ट्रैंड है, इसमें बेस है, इस यहां पे बेस है A, यहां पे T, यहां पे C, यहां पे G। तो यहां ये बेस है, A के सामने यहां जो बेस आएगा क्या आएगा,
T आएगा, T के सामने क्या आएगा, A आएगा, C के सामने क्या आएगा, G आएगा, और G के सामने क्या आएगा, C आएगा। मान लीजिए T के सामने G बेस आ गया, T के सामने कोई गलत बेस आ गया। कौन सा बेस आ गया, C बेस आ गया, ठीक है ना। कैसा बेस आ गया, C, गलत बेस आ गया। अब गलत बेस को, रॉन्ग बेस को रिमूव करना है, तो रॉन्ग बेस को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग, ठीक है। प्रूफ रीडिंग में हम क्या करते हैं, जैसे किसी हम दुकान पे गए, कोई क्या कहते हैं, कोई मैटर हमें प्रिंट कराना है, टाइप कराना, वो टाइप कर दिया तो वो देता है कि जरा देख लीजिए इसमें कोई गलती तो नहीं है, तो उसको पढ़ते हैं तो उसमें करेक्शन करते हैं, हाँ यहाँ गलती हुई, तो उसको फिर से वो सही करता। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता, प्रूफ रीडिंग। ऐसे ही जब डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, तो यहाँ पे जो प्रूफ रीडिंग जो एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों करते हैं प्रूफ रीडिंग का काम। तो प्रूफ रीडिंग क्या होगा, वो यहां से होता है, ठीक है। ये सिंथेसिस होते आ रहा है इधर, तो ये इधर से चलता है प्रूफ रीडिंग का काम। मतलब प्रूफ रीडिंग जो होगी 3 to 5 होगी, और चूंकि बाहर से हो रहा है, तो ये भी क्या होता है 3 to 5 एक्सो न्यूक्लियस, ये भी अपनी एक्टिविटी क्या शो करता है 3 to 5 एक्सो न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है 3 to 5 एक्सो न्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों शो करते हैं प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 3 to 5 एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी कौन शो करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कौन सी एक्टिविटी है, प्रूफ रीडिंग, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया प्राइमर रिमूवल, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी हो गई। अब हम देख लेते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। कैसे बनता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक। मान लीजिए ये चेन है, ये 3 एंड है, एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसमें एक 3 एंड है, एक 5 एंड है। यहाँ पे एडेनिन बेस है, यहाँ पे थाइमिन बेस है, यहाँ पे गुआनिन बेस है, ठीक है। अब 3 स्ट्रैंड है, 3 to प्राइम एंड है, ये डीएनए स्ट्रैंड का टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। अब इस पे सिंथेसिस होनी है, तो सिंथेसिस क्या होगी 5 to 3 एंड होगी, इधर से इधर होगी, इधर से इधर होगी ना, 5 एंड से 3 एंड की तरफ। अगर ये 3 to 5 है, तो यहाँ 5 से 3 सिंथेसिस होगी। तो सिंथेसिस होगी तो एडेनिन के सामने कौन सा बेस आएगा, यहाँ पे आएगा थाइमिन। एडेनिन के सामने कौन सा बेस आ जाएगा, थाइमिन आ जाएगा। और थाइमिन जो है वो किससे बाइंड रहेगा, शुगर से। थाइमिन किससे बाइंड रहेगा, शुगर से। शुगर ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और यहां क्या होगा, यहां कार्बन नंबर 5 होगा, ये हो गया CH2O, और इधर 3 फास्फेट होंगे, और ये पहला फास्फेट अल्फा होगा, दूसरा फास्फेट बीटा होगा, तीसरा फास्फेट गामा होगा, ठीक है। तो ये शुगर हो गया। 3 एंड पे यहां क्या होगा, OH ग्रुप होगा। ऐसे ही थाइमिन ज्यादा ये करीब आ जा रहा, हम गुआनिन देखते हैं। मान लीजिए यहां क्या है, गुआनिन है। गुआनिन किससे पेयर करेगा, साइटोसिन से। तो साइटोसिन से पेयर करेगा, 3 बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो यहां क्या होगा, यहां भी ऐसे बन जाएगा, ये शुगर है, ये शुगर है। तो 1 2 3 4 3.3 एंड पे क्या होगा, OH ग्रुप होगा। और ऐसे ही यहां पे भी क्या होगा, CH2O, 3 फास्फेट होंगे, ठीक, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। तो ये जो OH पाया रहा 3 एंड पे, ये रिएक्टिव होगा ज्यादा। OH जो रिएक्टिव होता है वो क्या करेगा, वो अल्फा बीटा के बीच जो बॉन्ड है, हाई एनर्जी बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा।
हाई एनर्जी बॉन्ड को क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स आए, नए चेन की सिंथेसिस हो रही है, इसमें न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म से आए, यहां लगे, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये जो तीनों फास्फेट ट्राइफॉस्फेट, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो हाई एनर्जी बॉन्ड है। वो क्या होगा, OH जो है 3 वाला, ये आके क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, तो इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। हाई एनर्जी बॉन्ड है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसी का उपयोग होगा किसमें, डीएनए के सिंथेसिस में। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ बॉन्ड फास्फेट अल्फा बीटा के बीच, और ये 2 फास्फेट रिलीज हुए। ये जो 2 फास्फेट रिलीज होते हैं ये कहलाते हैं पायरोफास्फेट। क्या कहलाते हैं, पायरोफास्फेट। दो फास्फेट जो रिलीज हो रहे हैं उनको क्या कहते हैं, पायरोफास्फेट। अब देखिए, अब ये रिलीज हो गया, अब इनके 3 और यहां क्या है 5 इंड, ये 5 इंड है, 3 और 5 इंड के बीच क्या बनेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। कैसे बनता है, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन फास्फोरस, ऑक्सीजन और CH2 के बीच बॉन्ड बन जाएगा। देखिए ये O है, ये फास्फोरस यहां आ गया, ये यहां आ गया, और CH2 इससे लग गया और ये हट गया। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड बना, ये फास्फोरस है, सुगर फास्फोरस सुगर, ये सुगर है। ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं क्या, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, सुगर फास्फोरस और सुगर के बीच जो बॉन्ड बनना वही क्या कहलाएगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। या इसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को हम क्या करेंगे, यहां कार्बन है, COPOC से रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन फास्फोरस ऑक्सीजन कार्बन, या इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन कैसे हो रहा है, कौन कौन से एंजाइम भाग लिए, और लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कैसे हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें लग रहा है इस पे आप लोग का जो एक बढ़िया बेस बन गया होगा। इस पे कुछ क्वेश्चन हैं, जरा उसको आप लोग लगाइए और वीडियो में कमेंट कीजिएगा। वो क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है वो किस स्टेज में होता है, माइटोसिस, मियासिस, बोथ, नन ऑफ दिस, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है डीएनए रिप्लिकेशन जो है सेल साइकिल के किस फेज में होता है। ठीक है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज या M फेज। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, डीएनए रिप्लिकेशन कब होता है, माइटोसिस, मियासिस, बोथ, नन ऑफ दिस, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डीएनए रिप्लिकेशन किस स्टेज में हो रहा है, G1, S, G2 या M फेज। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या हो गया, M फेज। 2 क्वेश्चन ये हो गया, इसको आप लोग लगाइए, आंसर दीजिए। और कुछ देख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। और कुछ इसमें क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि कौन सा एंजाइम है जो 5 to 3 डायरेक्शन, ठीक है, 5 to 3 डायरेक्शन काम करता है। कौन सा एंजाइम है जो पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी 5 to 3 डायरेक्शन शो करता है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, या ऑल ऑफ दीज। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, द एंजाइम विच शोज पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी इन 5 to 3 डायरेक्शन। कौन सा एंजाइम है जो 5 to 3 डायरेक्शन अपनी पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी को शो करता है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किस में इन्वॉल्व होता है, प्राइमर रिमूवल में, गैप फिलिंग में, ओकाजाकी फ्रेगमेंट के ज्वाइनिंग में, या चौथा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, फिर से देखिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम क्या है, गैप फिलिंग पहला ऑप्शन, दूसरा काम है प्राइमर रिमूविंग, तीसरा ऑप्शन ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करना, ज्वाइंट्स कराना, और चौथा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, एक क्वेश्चन और हम आपको दे देते हैं, ठीक है ना, इसको भी बताइएगा। एक क्वेश्चन और है
अगर कोई डीएनए स्ट्रैंड है 5 to 3, ठीक है, और उसमें नाइट्रोजन बेस है गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, थायमिन, तो दूसरे स्ट्रैंड का बेस पेयर क्या होगा? दूसरे स्ट्रैंड का बेस पेयर क्या होगा, इसको भी बताइएगा, ठीक है ना। दूसरा स्ट्रैंड जो बनेगा वो किस एंड से बनेगा, 5 to 3 एंड या 3 to 5 एंड, ठीक है, इधर 5 to 3 एंड होगा या 3 to 5 एंड होगा, क्या होगा, और कौन कौन से बेस पेयर इससे मैच करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग लगाइएगा और जवाब दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।